गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के क्वेश्चंस, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है हमारा, सातवाहन राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के संस्थापक थे। सेकेंड है, गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन राजवंश का सबसे महान राजा माना जाता है। थर्ड है हमारा, सातकर्णी के अधीन सातवाहन साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी। सेकंड और थर्ड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट है उसमें क्या आएगा, गौतमी पुत्र कौन थे, ये सिमुक जो थे वो सात वंश के संस्थापक थे, सिमुक, सातकर्णी नहीं थे। ठीक है, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा सी। सेकंड और थर्ड सही है इसमें। सातवाहन राजवंश की स्थापना जो सिमुक ने की थी, सिमुक के पश्चात कृष्ण ने शासन किया, जिनके नेतृत्व में साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक, नासिक तक हुआ। इसके बाद में राजवंश के तीसरे जो शासक थे श्री सातकर्णी थे, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है। गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी तक सातवाहन राजवंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं। उन्होंने शरकों को पराजित किया और यह दावा किया कि क्षत्रिय शासक नहापान को उन्होंने परास्त कर समाप्त कर दिया। उनके अधीन सातवाहन साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। उनकी उपलब्धियों का उल्लेख उनकी मां गौतमी बालाश्री द्वारा नासिक शिलालेखों में किया गया है, इसलिए हमारा थर्ड वाला सही है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मेगालिथिक संरचना के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने सही है। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है क्या है, डोलमेन एक महापाषाण संरचना है जिसमें दो या दो से अधिक सहायक पत्थरों का एक बड़ा छतरी के समान पत्थर केप स्टोन रखा जाता है, जिसे नीचे एक कक्ष का निर्माण होता है। सेकंड वाला है, सिस्ट एक छोटा पत्थर से बना ताबूत जैसा बक्सा या जो असिथ पेटिका है, जिसका उपयोग मृतकों के शरीर को रखने के लिए किया जाता है। थर्ड है, पत्थर के गोलाकार मेथलिथ है, जो कौन है, मान्यता उनकी सामान्यता क्या है, क्रोमलेच कहा जाता है। ठीक है, इसमें से बताना हमें कितने कथन सत्य है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों ही इसमें सत्य, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही इसमें सही है। डोलमेन एक महापाषाण संरचना है जिसमें दो या दो से अधिक सहायक पत्थरों पर एक बड़ा छतरी के समान पत्थर केप स्टोन रखा जाता है, जिसे नीचे एक कक्ष का निर्माण होता है। यह संरचना कभी कभी तीन तरफ से बंद होती है। अक्सर इसे मकबरे या दफन कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। ताबूत एक छोटा पत्थर निर्मित बॉक्स या अस्थि पेटी है जिसे मृतकों के अवशेष रखने के लिए उपयोग किया जाता था। यह महापाषाणी दफन शैली का हिस्सा है जिसमें संरचनात्मक रूप से डोलमेन के समान भूमिगत समाधियां बनाई जाती थी। ताबूत एकल कक्षीय और बहुकक्षीय प्रकारों में पाए जाते थे। पत्थर के घेरे को आमतौर पर क्रोमलेच कहा जाता है, जो वेल्स भाषा से लिया गया शब्द है। अंग्रेजी में क्रोमलेच का उपयोग भी अक्सर इसी संदर्भ में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा जो बंदरगाह है पांड्य साम्राज्य का था। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक। जो कोरकाई जो बंदरगाह है वो किससे, पांड्य साम्राज्य का था। लेकिन जो सेकंड वाला है कावेरीपट्टनम किसका था, चोल साम्राज्य का था। और जो मुसीरी कहाँ का था, तो ये चेर साम्राज्य था उनका था। ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही है। पांड्य आधुनिक जो तिरुनेलवेली, मदुरै, रामनाथ जिले और दक्षिण त्रावणकोर को कवर करता है। जो राजधानी मदुरै बंदरगाह कोरकाई है, जो इसका फर्स्ट विकल्प सही है। चोल तमिलनाडु के आधुनिक तंजौर और तिरुचिरापल्ली जिलों को कवर करता है। राजधानी क्या है, उरईयूर, और बंदरगाह कावेरीपट्टनम। ठीक है, इसलिए सेकंड वाला सही नहीं है। चेर क्या है, यह अधिकतर केरल तट को कवर करता है। राजधानी करूवुर और बंदरगाह मुशिरी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। एक और दो दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा मोगा शिलालेख है वो मोगा शिलालेख किससे संबंधित है, तो मोगा शिलालेख जो है इंडो-सीथियन जो है उनसे संबंधित है। ठीक है, इसलिए हमारा थर्ड वाला सही नहीं है, फर्स्ट सेकंड सही है। नासिक और नाने घाट शिलालेख सातवाहन साम्राज्य के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्रोत है। गौतमी बालासारी ने गुफा
नंबर 19 में नासिक शिलालेख बनाया और सातकर्णी प्रथम की विधवा नायनिका ने नानाघाट शिलालेख जारी किया। तक्षशिला ताम्रपात या मोगा शिलालेख तक्षशिला गंधार आधुनिक पाकिस्तान में खोजा गया था। इसमें इंडो सीथियन शासकों के बारे में जानकारी है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ चोल साम्राज्य के दौरान का कर बता रखा है और करों का उद्देश्य बता रखा है। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित है। पहला दे रखा है हमारा ऑप्शन तत्तरपट्टम सुनारों का कर, वन्नार पराई धोबियों का कर और फिर पशीपत्तम मछली पकड़ने का कर। तो हमें इसमें से बताना है कितने सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें सभी तीनों ही सही है। ठीक है, स्थानीय करों में विभिन्न प्रकार के श्रम शुल्क शामिल थे, जिनमें गांव और नाडु स्तर पर सिंचाई के लिए श्रम वेटनाई सबसे प्रचलित था। घरों और साझा क्षेत्रों पर लगाए गए करों को सामूहिक रूप से नताची कहा जाता था। अनेक व्यापारियों और कारीगरों शुल्क भी मौजूद थे, जिनमें शामिल है कुकम एक टोल और जो तत्तरपट्टा में सर्वकाणों का एक कर, जो फर्स्ट सही सुमेलित है। कुराई काको कपड़े पर कर, वेरीलाई है जो पान के पत्तों पर कर लगाया जाता था। वन्नार पराई धोबियों पर कर लगाए जाने वाला कर था। और पाचीपट्टम जो मछली पकड़ने वाले थे उन पर कर लगाया जाता था। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16, चेरा साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, चेरा या केरल देश जो है पांड्यों की भूमि के पश्चिम और उत्तर में स्थित था। सेकंड वाला है, रोमनों के साथ व्यापार के कारण यह एक महत्वपूर्ण और समृद्ध राज्य था। थर्ड है, केरल स्थित मुजिरिस बंदरगाह प्राचीन दक्षिण भारत के चेरा साम्राज्य का हिस्सा था। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। सभी तीनों ही इसके सत्य चेरा साम्राज्य के। ठीक है, जो चेरा साम्राज्य है उनके संदर्भ में तीनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर हमारा सी होगा। चेरा या केरल देश पांड्यों की भूमि के पश्चिम और उत्तर में स्थित था। यह क्षेत्र समुद्र और पहाड़ों के बीच की संकरी पट्टी पर फैला हुआ था तथा इसमें आधुनिक केरल राज्य का एक हिस्सा शामिल था। रोमनों के साथ व्यापार के कारण यह एक महत्वपूर्ण और समृद्ध राज्य था। रोमनों ने अपने हितों की रक्षा के लिए मुजिरिस आधुनिक कोची के पास में रेजिमेंट स्थापित की और जो ऑगस्टस जो था एक मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, मुजिरिस का उल्लेख एरिथ्रियन सागर के पेरिपल्स, बार्डिक तमिल कविताओं और कई शास्त्रीय स्रोतों में भी मिलता है। यह चेरों का प्रमुख प्राचीन बंदरगाह शहर था। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, राजा प्रथम चोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, चेर या केरल देश पांड्यों की भूमि के पश्चिम उत्तर में स्थित था। यह क्षेत्र समुद्र और पहाड़ों के बीच की संकरी पट्टी पर फैला हुआ था तथा इसमें आधुनिक केरल राज्य का एक हिस्सा शामिल था। सेकंड वाला हमारा, चोल साम्राज्य अरुमोलीवर्मन के शासनकाल में चरम पर था, जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद राज प्रथम की उपाधि धारण की थी। थर्ड है, उनके तंजोर शिलालेखों में उनकी सैन्य विजयों के साथ साथ उनके द्वारा जीते गए क्षेत्रों का भी विवरण मिलता है। हमें इसमें से बताना कितने सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। इसमें से कोई भी सही नहीं, मतलब इसमें सभी तीनों ही सही है। ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो इसलिए जो हमारा इसका आंसर होगा डी। चेर या केरल देश पांड्यों की भूमि के पश्चिम और उत्तर में स्थित था। यह क्षेत्र समुद्र और पहाड़ों के बीच की संकरी पट्टी पर फैला हुआ था तथा इसमें आधुनिक केरल राज्य का एक हिस्सा शामिल है। ये फर्स्ट वाला सही है। चोल साम्राज्य अरुमोलीवर्मन के शासनकाल के दौरान चरम पर था, जिसने जो सिंहासन पर चढ़ने पर राजा प्रथम की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो उनके तंजोर शिलालेखों में उनकी सैन्य विजयों के साथ साथ उनके द्वारा जीते गए क्षेत्रों और उनके प्रभुत्व में शामिल किए गए क्षेत्रों का विवरण है। राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को पराजित किया और विक्लोन पर आक्रमण किया। मदुरै पर विजय प्राप्त करने के बाद पांड्य राजा को बंदी बना लिया गया। ठीक है, हमारा रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 18, ये कयासानूर जो फॉरेस्ट डिजीज है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, ये केनाइन जो है पार्वो वायरस के कारण होता है। सेकंड वाला, इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2007 में अफ्रीका के कायसानूर जंगल के एक बीमार बंदर में की गई थी। थर्ड वाला है, भारत में फिलहाल इस वायरस का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें से कोई भी सही नहीं है। यह जो है पहले सब, ये कौन सा है, ये कायसानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस से
के कारण होता है। ठीक है, सेकंड वाला इसकी पहचान सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो इसकी पहचान सबसे पहले 1957 में कर्नाटक के कायसानूर जंगल के एक बीमार बंदर में की गई थी। थर्ड वाला है भारत में फिलहाल इसका कोई टीका नहीं उपलब्ध है, तो इसका एक टीका उपलब्ध है जिसका नाम है फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड KDV वैक्सीन मौजूद है। ठीक है, इसलिए हमारा इसमें से कोई भी सही नहीं है। कायसानूर फॉरेस्ट डिजीज KFD को एक ज़ूनोटिक बीमारी है तथा यह सर्वप्रथम बंदरों में पाई गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इसे बोलचाल की भाषा में मंकी डिजीज़ कहा जाता है। यह कायसानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस के कारण होता है, जो मुख्य रूप से मनुष्य और बंदरों को प्रभावित करता है। इसकी पहचान सर्वप्रथम 1957 में कर्नाटक के कायसानूर वन के एक बीमार बंदर में की गई थी। तब से प्रति वर्ष 400 से 500 व्यक्तियों को इससे संक्रमित होने के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। KFDV की रोकथाम के लिए एक टीका फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड KFDV वैक्सीन मौजूद है और इसका उपयोग भारत के स्थानिक क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 रिपोर्ट हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी। हमें इसमें से बताना है कि किसके द्वारा जारी की गई थी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, A, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इसको जारी किया गया था। इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2 जो 2030 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 रिपोर्ट की है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि वर्ष 2030 तक की अवधि में वैश्विक तेल बाजार में भारत की भूमिका कैसे विकसित हो सकती है। यह रिपोर्ट ऊर्जा परिवर्तन के रुझानों पर गौर करती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में तेल की मांग को प्रभावित कर सकते हैं और ये परिवर्तन देश की ऊर्जा सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इसका जो हमारा आंसर होगा A होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 20। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कौन सा ये कितने सही है। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन ये क्या है, यह जल प्रदूषण से संबंधित छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, तकनीकी अथवा जो प्रक्रियात्मक खामियों के लिए कारावास की आशंकाओं को कम करने पर केंद्रित है। सेकंड वाला, यह केंद्र सरकार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों के नामांकन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने का अधिकार देता है। हमें इसमें से बताना है कौन सा है कितने सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, C, फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों ही सही है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 प्रमुख संशोधित उपबंध, छोटे अपराधों को गैर अपराधीकरण करना। इसका उद्देश्य तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक खामियों के लिए कारावास की जो आशंकाओं को समाप्त करते हुए जल प्रदूषण से संबंधित छोटे अपराधों को गैर अपराधीकरण करना है। यह सुनिश्चित करता है कि दंड अपराधों की गंभीरता के अनुरूप हो तथा हितधारकों को अत्यधिक प्रभावित किए बिना अनुपालन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, विशेष औद्योगिक षड्यंत्रों के लिए छूट। यह संशोधित विधेयक केंद्र सरकार को विशेष प्रकार के औद्योगिक संयंत्रों के लिए अतिरिक्त बिक्री केंद्र और निर्वहन के संबंध में धारा 25 में सूचीबद्ध कुछ वैधानिक प्रतिबंधों से छूट प्रदान करने का अधिकार देता है। इस प्रावधान का उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और निगरानी प्रयासों के दोहराव को कम करना तथा दक्षता को बढ़ावा देते हुए नियामक एजेंसियों पर अनावश्यक बोझ को कम करना है। उन्नत नियामक निरीक्षण, इसमें राज्यों में नियामक निरीक्षण तथा मानकीकरण को बढ़ाने के उपाय शामिल किए गए हैं। ठीक है, यह केंद्र सरकार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्डों के अध्यक्षों के नामांकन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने और उद्योग से संबंधित सहमति देने, इनकार करने या रद्द करने के निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। यह अध्यक्षों की जो निष्पक्ष नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ अनिवार्य योग्यताएं, अनुभव और प्रक्रिया प्रदान करता है। आज का हमारा सेशन इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।